हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने oneexam.in पर और यूट्यूब चैनल टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आप सबकी बार बार डिमांड आई थी, क्वेश्चंस आए थे, आपकी क्वेरीज आई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो ये CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसको लेके ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपको क्लैरिटी हो, तो मे बी मैं कुछ एक दो पॉइंट और ऐड ऑन कर सकूं उसमें। और अगर नहीं है क्लैरिटी, कुछ डाउट्स है, तो वो डाउट्स भी मैं डेफिनेटली इस अपने सेशन के अंदर प्रयास करूंगा कि उनको एड्रेस कर पाऊँ। टोटली अपना जो डिस्कशन रहेगा, मैं मेरा कोई ज्ञान आपको नहीं दूंगा। सिंपली जो चीज़ें हुई है सारे फैक्ट तक हम लिमिटेड रहेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, सारी फैक्टफुल बातें अपन रखेंगे। कोई भी अनुमान, गैस, इस तरीके की चीज़ें अपने को नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसका हम विवेचन कर रहे हैं, ना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा अभी एनालिसिस किया, स्टडी की, कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी न्यूज़ है। तो डेफिनेटली लोगों ने और भी गाइड किया होगा, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर देखा, तो ज़्यादातर के अंदर एक तो ये है कि लोग अपना दिमाग लगा के बता रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मतलब 100 बातें बोली तो 70 बातें रेलेवेंट नहीं थी। और दूसरा, अज्जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो कुछ तो भाई साहब ने ऐसे ऐसे मतलब उसके निष्कर्ष निकाले हैं कि भले लोग सर फोड़ के मर जाएं आज ही। जो एक सीधा साधा स्टूडेंट बेचारा तैयारी करने की सोच रहा है, वो भले आज ही नकारात्मकता से पढ़ाई करना छोड़ दे। इस तरीके से उसका इंटरप्रेट किया गया, 15 गुना, और ये वो सब वही लोग एग्जाम दे पाएंगे जिनके नंबर ज़्यादा है, ऊपर के 2000 एग्जाम देंगे, मतलब कुछ भी। तो कोशिश करेंगे अपन उस रास्ते में ना जाएं और सिर्फ किस पे सीमित रहें, जो वाकई में हुआ है, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो अपने सामने चीज़ें रखी है, उसका हम लोग विवेचन करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिस्कशन। शुरू करने से पहले, ये इससे पहले करीब 10-15 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, जब कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया गया था, कैबिनेट ने अप्रूव किया था। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से ये उनके मिनट्स हैं, जो डिसीजन हुआ था, जो प्रेस नोट थी, उसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि हम चरणबद्ध चीज़ों को चलेंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं आपके मन में, जितने भी प्रश्न हैं कि ये जूनियर अकाउंटेंट पे लागू होगा, जो अभी ऑलरेडी कैलेंडर के अंदर भर्तियां बता दी गई थी, क्या उन पे भी लागू होगा, क्या उन पे हट नहीं सकता, CET होगा तो इसका एग्जाम कब होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप एड्रेस होते जाएंगे जब हम एक एक चीज़ को सिस्टमेटिकली पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा, शॉर्ट में अपन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कि भाई मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया क्या, कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत, 3 ऑब्जेक्टिव है। सरल एक तो इजी करने के लिए, समयबद्ध यानी एक टाइमली करने के लिए, और एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए, मतलब जिनकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ऐसे एग्जाम जिनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कॉमन है, उन सारे एग्जाम जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि के स्थान पर मतलब इन परीक्षाओं के स्थान पे अब CTET होगी। ओके, और इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 बनाया जाना है, जो 23 तारीख की डेट पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी जो ये जो राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट पे ये रूल्स जो है वो पब्लिश किए गए, राजस्थान मिनिस्ट्रियल सर्विसेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। ठीक है, तो ये बनाए जाएंगे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 10 तारीख के, जब जिस दिन ये कैबिनेट ने अप्रूव किया। आगे देखें, समान पात्रता परीक्षा से अब अभ्यर्थियों को, अब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार बार आवेदन करने, मतलब आपको बार बार आवेदन नहीं करना है, अगेन एंड अगेन आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है, कॉमन है। तो सभी एग्जाम में आप एलिजिबल हो, आप पटवारी के लिए भी हो, आप वीडियो के लिए भी हो, आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी हो। तो जब एक जैसी एलिजिबल, आप सभी में एलिजिबल हो, तो बार बार आपको आवेदन करने, और कॉमा परीक्षा में शामिल होने, मतलब बार बार आपको परीक्षा देनी, कभी वीडियो देना, कभी ये देना, आवेदन शुल्क देना,
यात्रा में व्यय करने की निजात मिलेगी, जाना आना इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाला समय, व्यय और श्रम में राहत मिलेगी। अच्छा, उनकी भी चिंता की है कि भाई जो सरकारी एजेंसी है भर्ती वाली, खैर उनका तो काम ही क्या है, भर्ती करवाना, परीक्षा लेना, आयोजन करना, कॉपियां चेक करना, रिजल्ट देना। अब उसमें भी लगने वाले समय, व्यय और श्रम से क्या मिलेगी, उनको राहत मिलेगी। ठीक है। और इस संबंध में श्री अशोक गहलोत जी द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में घोषणा की गई थी, जब हमें पहली बार ये न्यूज सुनने में आई थी। तो इसको पढ़ने से तो इतनी चीजें हमें क्लियर हो रही है कि भाई एक पहली चीज, जितनी भी राजस्थान के अंदर भर्तियां हैं जिनमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, कॉमन है, एक जैसी एलिजिबिलिटी, जैसे 12th पास, अब उसमें कोई फर्क नहीं है, साइंस से है, बायोलॉजी से है, मैथ से है, कॉमर्स से है, आर्ट से, किसी भी फील्ड से, सिंपल क्या है, 12th पास चाहिए। तो वो ऐसी सारी भर्तियां जिसमें सिंपली 12th पास चाहिए, उन सब एग्जाम, या सिंपल जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, वो सारे एग्जाम की जगह के स्थान पर अब क्या होगा, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है। प्लस इससे क्या फायदा होगा, आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, अलग अलग यात्रा का व्यय नहीं होगा, आवेदन शुल्क नहीं होगा, और भर्ती एजेंसियों को भी इनसे राहत मिलेगी। ये देख के ये समझ आ रहा है कि भाई बाकी सब एग्जाम को गोली मारो, सिर्फ एक एग्जाम दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी इंटरप्रिटेशन हमें नहीं निकालना, हम जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक लेमैन जैसे पढ़ता है, समझता है, वैसे ही कोई अपना इंटरप्रिटेशन अपने को नहीं निकालना है। आगे देखिए, ये ब्ला ब्ला इररिलेवेंट बात है। आगे देखिए कि आर्टिकल 309 के तहत पावर इस्तेमाल करते हुए सरकार ने ये रूल्स बनाए हैं, और इन रूल्स का नाम क्या है, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स 2022। जो पीछे हिंदी में नाम लिखा हुआ था उसी का इंग्लिश वर्जन है क्या, कि राजस्थान जो अधीनस्थ और निचले मिनिस्टेरियल लेवल की सर्विसेज है उनके अंदर ये समान पात्रता परीक्षा के नियम, और ये लागू होंगे इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आज से ही, जिस दिन ये जारी किए, आज यानी मैं कहने का मतलब है जिस दिन ये जारी किए 23/5/2022 से ये लागू है नियम। ओके। अब देखिए, इनमें बोर्ड का मतलब राजस्थान स्टाफ, RSSB, RSMSSB, जो भी कह दीजिए आप, जो अधीनस्थ बोर्ड है आपका, वो बोर्ड है जो ये एग्जाम करवाएगा। CET का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो टेस्ट जो इस बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। मामला थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, क्या कि CET क्या है, वह एग्जाम जो क्या तय करेगा, एलिजिबिलिटी तय करेगा, सिर्फ योग्यता तय करेगा। ओके। जबकि पीछे कैबिनेट डिसीजन में जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था वहां क्या था, उनके स्थान पे ये परीक्षा होगी, कि भाई वो परीक्षा होगी ही नहीं, अब उसकी जगह ये होगी। तो थोड़ा यहाँ पे अलग सा मीनिंग आ रहा है, दिख रहा है ऐसा। फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट मेंशन इन द शेड्यूल, कि भाई इस नीचे शेड्यूल के अंदर जो पोस्टें दी हुई है उन एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उन एग्जाम्स में बैठने के लिए तय करना कि कौन कौन एलिजिबल है। तो पहले जहां एलिजिबिलिटी जिनकी क्या थी, ग्रेजुएशन या 12th थी, अब ये एग्जाम होगा उसके साथ में, कि भाई पहले जैसे वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, और भी कोई 50 भर्तियां जिनके अंदर समान पात्रता है, मान लो जिसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए। ओके। अब पहले तो उनके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन थी, अब उसके साथ में CET का एक एग्जाम होगा, जो कौन करवाएगा, ये RSSB, वो भी एलिजिबिलिटी तय करेगा। मतलब ये परीक्षाएं तो यथावत रहेगी, अभी प्राथमिक तौर पे हमें ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो सीधी भर्ती होती है वो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट, रिक्रूटिंग एजेंसी का मतलब जो विभिन्न भर्तियां करवाने वाली शेड्यूल जो पीछे दिए हुए, स्टेट का मतलब राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कितनी बार होगी परीक्षा, सीधा मुद्दे पे आते हैं, कितनी बार होगी, तो कम से कम साल में एक बार। ओके। दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई लिमिट नहीं, आप कितनी बार दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो, और एक व्यक्ति ने जितनी भी बार परीक्षा दी उसका जो बेस्ट स्कोर है उन सभी एग्जाम में वो काउंट होगा।
ओके, ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, बेस्ट स्कोर तो है, लेकिन एक मजे की बात, जो सीईटी का स्कोर है वो वैलिड कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए ही है। आप समझ रहे हो? जैसे पहले आपने एग्जाम दिया, आपके 60% बने, दूसरी बार 50% ही बने। अब आप चाहते हो मैं 60%, बेस्ट स्कोर तो 60% है, बट इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल बाद खत्म हो गई इसकी वैलिडिटी। ऊपर देखिए, द स्कोर ऑफ सीईटी शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट आया उससे 1 साल तक उसकी वैधता है। तो इस बात का अपने आप में कोई महत्व नहीं रह गया बेस्ट स्कोर वाले की, क्योंकि 1 साल बाद अगला एग्जाम होगा, तब तक पुराने की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट स्कोर ऑटोमेटिकली कौन सा होगा? जो लेटेस्ट वाला होगा। ओके, आगे देखिए, सीईटी फॉर मिनिस्ट्रियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू या दोनों फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इफ he fails to obtain such minimum marks in the CET। यदि कोई व्यक्ति CET में जो भी निर्धारित है, क्या न्यूनतम मार्क्स वो नहीं ला पाता है, उतने न्यूनतम मार्क्स, तो वो क्या होगा? एलिजिबल नहीं होगा। इसके लिए जो भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर पोस्ट बताई गई है, एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर? मतलब आपके सीईटी के अंदर कुछ न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, फॉर द पोस्ट मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 एज द केस मे बी। आगे देखिए, अच्छा, यहाँ पे जो मैं कह रहा था गलत इंटरप्रिटेशन, वो ये था कि यहाँ लिखा हुआ है वाइल डिटरमाइनिंग, कि जब ये तय किया जाएगा मिनिमम मार्क्स, कि भाई कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसका काफी गलत मतलब निकाला गया है इस चीज का। क्या कह रहा है? मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो पढ़ा है वही अपन देख रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे हम। जो बातें हमारे सामने हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दी है उसी को हम देख रहे हैं, वही मतलब निकाल रहे हैं जो निकल रहा है, उसमें मैं मेरा कोई इंटरप्रिटेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये क्या कह रहा है कि कोई भी एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल होने के लिए एग्जाम कौन से? जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में बताएं, उसके लिए आपके पास सीईटी का जो न्यूनतम निर्धारित अंक होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सीईटी एग्जाम होता है कितने का? 100 मार्क्स का, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अब आगे इसमें इन्होंने लिखा है क्या कि 100 मार्क्स का है। कोई एग्जाम है, मान लो अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम, ठीक है, मान लो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 2000 पोस्ट है। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? कम से कम ये जो न्यूनतम मार्क्स निर्धारित कर रही है सीईटी के, कि भाई जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा अगर आपको देनी है तो सीईटी में इतना स्कोर होना चाहिए। वो जब न्यूनतम मार्क्स तय करेगी, तब वो बोर्ड क्या ध्यान रखेगा कि जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है उसका कम से कम 15 गुना लोग क्या हो? एलिजिबल हो। कितने गुना? 15 टाइम्स। तो आप देख लीजिए कितने, कम से कम 30,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल हो। अब बोर्ड ने देखा कि भाई अगर हम सीईटी के अंदर 70% कर देते हैं मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, तो 30,000 स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे जो 70% से ऊपर है। ओके, या 60% कर देते हैं। अब सुनिएगा, ये 15 गुना रखना न्यूनतम है। इसका ये मतलब नहीं है एग्जैक्टली 30,000 कैंडिडेट को ही लेंगे कि चलो भाई सीईटी के अंदर 30,000 तो 85% पे खत्म हो गए, तो 85% से नीचे वाले एलिजिबल ही नहीं है। ये न्यूनतम कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जो एलिजिबिलिटी के लिए न्यूनतम अंक होंगे वो ऐसे होंगे, सामान्य होंगे, कि जिसके अंदर सभी कैंडिडेट शामिल हो जाए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोगों को पहले स्तर पे ही बाहर फेंक देगी,
कि भाई जनरल स्कोर रखा जाएगा 50%, 60%, जो सामान्य स्कोर है कि भाई 100 में से सीईटी में आपके 50% होने चाहिए। तो अगर ये परसेंटेज होंगे तो फिर 15% न्यूनतम वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो जाएगा। उल्टा ये होगा कि 2000 पोस्ट है तो उसके 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना कैंडिडेट क्या हो पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। ठीक है। वहीं अगर टीआरए की पोस्ट है कितनी, 100 है, तो न्यूनतम 15 गुना, मतलब 1500 तो कम से कम होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है 1500 ही एलिजिबल करेंगे। क्लियर, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए दोबारा से ये लाइन पढ़ते हैं जो क्या कह रही है, जब ये तय किया जाएगा क्या मिनिमम मार्क्स, कौन से मिनिमम मार्क्स, जो एलिजिबल होने के लिए रिटन एग्जाम में बैठने के लिए, इंटरव्यू में बैठने के लिए, या दोनों में बैठने के लिए जरूरी है। तो रिक्रूटिंग एजेंसी क्या करेगी कि 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो एडवर्टाइज हुई है, ठीक है, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 की, will be eligible to apply for vacancies so advertised, but in said range all those candidate who secure same marks में भी उसके अंदर लोअर कैटेगरी कर दी जाएगी। छोड़िए, ये इररिलेवेंट है। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा ताकि उनके सफिशिएंट कैंडिडेट आ जाए। जैसे 50 चाहिए तो उनके लिए 40-45% चाहिएंगे। आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर होल्डिंग ऑफ सीईटी एग्जाम। प्रोसीजर क्या होगा, तो चलिए हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, एक डेट वेट फिक्स करेंगे, सिलेबस तय किया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। फीस छोड़ो, कोई काम की नहीं है। एडमिशन सीईटी के लिए तो ये देख लीजिए, जो एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं चाहिए तो 12वीं, 2 सीईटी होंगे, एक 12वीं वालों के लिए और एक ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो जिसके लिए जो योग्यता प्लस जो एज है वो पूरा करने पे। आगे देखिए, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, ये 5 स्टार लगा के मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ मेयर अपेयरिंग इन दी सीईटी एंड हैविंग ऑब्टेन स्कोर, सिर्फ सीईटी में बैठना और कोई स्कोर प्राप्त करना 80%, 90%, चाहे 100%, shall not guarantee a job to candidate, इससे अभ्यर्थी को नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। द कैंडिडेट हैव टू नेसेसरीली अपीयर, उसके लिए जरूरी है क्या, अपीयर होना और क्वालिफाई करना, क्या रिटन एग्जाम या इंटरव्यू, बोथ कंडक्टेड बाय रिक्रूटिंग एजेंसी, और साथ में अदर जो भी क्राइटेरिया तय किए गए हैं रेलेवेंट सर्विस रूल्स के अंदर। कहने का सिंपल सा मतलब है क्या, कि अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, ठीक है, तो इसके लिए जो योग्यता तय की गई है, कहाँ तय की गई है, राजस्थान अकाउंट्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, ये रूल्स है जिनके तहत जूनियर अकाउंटेंट का जो एलिजिबिलिटी होती है वो लिखी गई है इन रूल्स के अंदर। ये सब अवेलेबल है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की वेबसाइट पे जाओगे, ये अवेलेबल है। वहाँ एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर वहाँ सिलेबस भी लिखा होगा कि सिलेबस क्या होगा। आप कहते हो ना सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबिलिटी चेंज हो सकती है। कब, जब ये रूल्स के अंदर क्या होगा, बदलाव होगा। तो सिलेबस लिखा गया है, सब लिखा गया है। तो इस जूनियर अकाउंटेंट के लिए योग्यता यहां से तय हो गई। साथ में आपको और क्या करना होगा, इसके अलावा जो सीईटी का एग्जाम है वो भी आपकी योग्यता तय करेगा। अब आपने सीईटी के अंदर मान लो 90% लेके आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं है आप जॉब के लिए हकदार हो गए जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ये सिर्फ योग्यता तय करने वाला एग्जाम है। आपको नेसेसरी है इस जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती निकल रही है, जो एग्जाम हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, वो उसके ऊपर अपीयर करना और उसकी कट ऑफ को पार करना आपके लिए जरूरी है। तो अब तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो भी लिखा गया था ना इसके अंदर, कि इसके स्थान पर अब ये समान परीक्षा होगी, इससे निजात मिलेगी बार बार आवेदन करने से, परीक्षा में शामिल होने से, आवेदन शुल्क देने में, यात्रा में व्यय करने से। आपको अब भी बार बार एग्जाम देना पड़ेगा। जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है अब भी वैसी ही देनी पड़ेगी, जो वीडियो की भर्ती अब भी होगी, पटवारी की अब भी होगी। सिर्फ आपने क्या किया है, एक परीक्षा और ऐड कर दी है जिसका नाम है क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। तो आपके लिए यात्रा का व्यय एक बार और बढ़ गया, आवेदन शुल्क एक बार और बढ़ गया, परीक्षा एक बार और बढ़ गई। अब देखिए, अपन खुद को बुद्धिमान तो नहीं कह रहे, लेकिन इतना भी बुद्धू नहीं है
भगवान ने इतनी सोचने की शक्ति दी है। आप सोचिए उनके बारे में जो उस लेवल पे बैठे हैं, जिन्होंने इतना खतरनाक रिसर्च किया और कहा कि बिल्कुल रिलीफ दे देंगे स्टूडेंट को। क्या किया कि भाई पहले साल में 5 अलग अलग आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन के बेस पे, ऐसे 5 एग्जाम होते हैं। आपने कहा 5 बार बार परेशान होना है, बार बार जाना, परीक्षा देनी, आवेदन करना, ट्रांसपोर्टेशन, परेशान होता है कैंडिडेट। एक काम करते हैं 5 के बजाय 6 एग्जाम कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। वो 5 देने के लिए एक पहले परीक्षा और करवा देते हैं, इससे एकदम रिलीफ मिल जाएगी। मतलब जरा सा भी नहीं सोचा उन्होंने कि ये क्या लिख रहे हैं हम। मतलब आप चला के लिख और रहे हो कैबिनेट के डिसीजन के अंदर कि इस लक्ष्य के साथ ये काम किया जा रहा है। चलो आप सिंपल लिख देते कि भाई योग्यता तय करने के लिए इस तरीके से हम ये कि नई परीक्षा, क्लियर कट लिख रहे हैं कि ये अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी, ये होगा वो होगा। किस तरीके से राहत मिलेगी? अगर किसी को मतलब कोई ऐसा लॉजिक लगा हो तो प्लीज मुझे भी कमेंट्स के अंदर थोड़ा मेरा भी ज्ञान उद्धार करना कि ऐसा क्या मतलब उससे फायदा स्पेशली मिलने वाला है। मतलब बिल्कुल बेवकूफाना बात है ये कि इससे ये सब चीजें होगी। जो ये लिखा है ना आगे, रिक्रूटमेंट भर्ती एजेंसियों को कई बार परीक्षा लगने वाला समय, अब क्या कई बार परीक्षा नहीं होगी? क्या वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट की एक ही परीक्षा होगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि आपको जो अलग अलग पद निकलेंगे उनकी भर्तियों की परीक्षा देनी है, सीईटी भी देना है। चलिए देखते हैं आगे। अब कोई ये हो जाए कि उन सब एग्जाम को कंबाइन करके सीईटी के अलावा एक और ऐसा एग्जाम करवा दे, चमत्कार हो सकता है। आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो 12th वाले हैं 12th होनी चाहिए, और फिर ये तो चोरी चकारी वाले सारे। आगे देखिए 2 शेड्यूल दे रखे हैं ग्रेजुएशन के लिए। ये सारे एग्जाम होमगार्ड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट, राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, ठीक है, राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट सर्विस, ये टीआरए, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सबऑर्डिनेट, जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती होती है, सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये तो हो गए शेड्यूल 1 यानी ग्रेजुएशन के आधार पे होने वाली। और ये सब सीनियर सेकेंडरी, इसमें पुलिस वगैरह आपकी सारी आ गई। ओके, अब देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट। अब कुछ मैं आपके सवाल जो एड्रेस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल FAQs है, फ्रिक्वेंटली आप पूछते हो। नंबर 1, सीधा सवाल, क्या सीईटी इस साल सितंबर में प्रस्तावित जूनियर अकाउंटेंट टीआरए पर लागू होगा? या इसको यूं लिख सकते हो, क्या हमें सीईटी देना होगा? दोनों का जवाब देख देता हूं मैं आंसर। आप खुद भी अब तो जान गए हो आंसर। ये रूल लागू हो चुके हैं इमीडिएट इफेक्ट से, शेड्यूल के अंदर ये चीज लिख चुकी है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो सरकार ने वर्तमान में जो दिए हैं उसके आधार पे हम बात करेंगे। फ्यूचर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसको हटा दे तो सिचुएशन बदल जाएगी, फिर मैं भी कहूंगा कि अब नहीं लगेगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति में यस लागू होगा, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली हमें दिख रहा है। अभी तक जो मैंने बताया पढ़ा, आप भी साथ में पढ़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्या सीईटी के बाद में जूनियर अकाउंटेंट का अलग से एग्जाम देना होगा या सीईटी से ही होगा? बताएं, ये भी आंसर आप जानते हो। यस, देना होगा। जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा
यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो भर्ती परीक्षा है, वो तो वैसे ही रहेगी। वो ये तो सिर्फ सीईटी तो योग्यता के लिए, सीईटी सिर्फ क्या करेगा, आपकी योग्यता तय करेगा। ओके, अब ये तो हो गए दो मेन आपके क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये अब हम क्या करें, चिंता करें, खुश हो, बहुत ही सीरियस और मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आंसर दूंगा इस सवाल का। प्रयास कीजिएगा आप भी सुनना इसको बड़े लॉजिकली। अब हम क्या करें, तो देखिए आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो। कैटेगरी इन द सेंस कि आप किस तरह से तैयारी को देख रहे हो, इस एग्जाम को देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। एक तो कैटेगरी है आप बिल्कुल कॉमर्स से हैं और आप सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट की ही तैयारी कर रहे हैं, या साथ में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की, या मतलब आप कॉमर्स पे ही डेडिकेटेड हो, आप वीडियो, पटवारी, इन सारे एग्जाम्स में अभी तक एंटर नहीं किया है बिकॉज आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है। समझ रहे हो मेरा सवाल कि आप सिर्फ कॉमर्स के एग्जाम की फोकस कर रहे हो। और दूसरा, आप सभी ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम हैं, एग्जाम्स दे भी रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे लैब असिस्टेंट आया तो वो कर दिया, या कोई और आया तो, मतलब जिन जिन में अभी आप एलिजिबल हो रहे हैं, आप सबके लिए तैयारी कर रहे हो। ओके, अब देखिए ये मैंने क्यों किया, दो भाग आप सुनिएगा। पहले बात करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हो, फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर, जहां पे सिर्फ आप जूनियर अकाउंटेंट की ही तैयारी कर रहे हो, तो इस बात का एक सिंपल सा मतलब है कि आप भाई कॉमर्स के अंदर तो आपकी पकड़ है, आप स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि आप कॉमर्स ही पढ़ रहे हो। आपके लिए चिंता का विषय है क्या, राजस्थान जीके वगैरह, ये आप पहली बार इन चीज़ों को देख रहे होंगे, आपको ज़्यादा इनका अनुभव नहीं होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह वगैरह, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो आपकी ये वीकनेस है कहीं ना कहीं, हो सकता है आप इसमें अभी तैयारी करके स्ट्रांग हो जाए। जबकि अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपका राजस्थान जीके तो बहुत शानदार होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप लगातार इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं। आपके लिए दिक्कत है जो सेकंड पेपर है, कॉमर्स का पेपर है, वो थोड़ी ना डिफिकल्टी कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए लीक से हट के है। जो आपने वीडियो पटवारी में जो भी तैयारी की, उसके अलावा ये आपको अतिरिक्त पढ़ना है। आप चाहे इस कैटेगरी से हैं, चाहे आप इस कैटेगरी से हैं, सुनिएगा, जैसा कि क्लियर कट ऊपर लिखा हुआ था कि कैंडिडेट नेसेसरीली हैव टू अपीयर इन दी एग्जाम। कैंडिडेट को सीईटी के अलावा, सीईटी अपने आप में जॉब की गारंटी नहीं है, उसको नेसेसरीली वो एग्जाम जो जूनियर अकाउंटेंट या जो भी भर्ती की परीक्षा, वो नेसेसरीली पास करनी ही होगी, उसमें अपीयर करना ही होगा, तभी वो नौकरी के लिए हकदार होगा। सीईटी सिर्फ योग्यता तय करिए, क्लियर कट ऊपर रूल्स में हमने देख लिया। तो पहला मुद्दा आता है, ये जो आपकी तैयारी है, क्या इस पे आपकी कोई प्रभाव पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको तैयारी क्या करनी है? जारी रखनी है, बिल्कुल क्लियर कट। मतलब सीईटी हट सकता है, भले कोई आंदोलन हो या जो भी हो, लेकिन ये तो यथावत रहेगा, बिल्कुल शाश्वत सत्य है, इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, तो ये एग्जाम तो देना ही है। अब इसमें एक गुंजाइश हो सकती है क्या, कि इनके अंदर कोई बदलाव कर दे, कोई सिलेबस के अंदर कुछ ऐड कर दे, कुछ लेस कर दे, वेटेज चेंज कर दे, जिसके चांसेस अभी कुछ नहीं कह सकते कितने हैं, ठीक है। बट वो स्थिति अगर वैसी उत्पन्न होती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, पूरा हटा के कुछ नया ही लेके आ गए। भाई बायोलॉजी तो डालेंगे नहीं, ठीक है, यही रहेगा। हो सकता है कोई मैथ्स रीजनिंग ऐड कर दे और कुछ घटा दे, ठीक है, कॉमर्स वैसा ही रहेगा। तो आपको तैयारी जारी रखनी है, हाँ नहीं क्या, हाँ आपको तैयारी
बिल्कुल जारी रखनी है, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। रीजन बताऊं मैं, अगर प्रैक्टिकली, अब मैं मेरे ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं, है ना, आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं, पहले ही बता देता हूं आपको स्टार लगा के। सुनिए, ये CET VT क्या है, कुल मिला के है टाइम पास। ठीक है, हर व्यक्ति तो इसको करने वाला है पास, कोई ना तो होगा इसमें फेल, और जो इसमें फेल होगा वो अभी नौकरी वाली परीक्षा के लिए वैसे भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो CET में फेल होगा डेफिनेटली उसकी तैयारी का लेवल बहुत पीछे है। बाकी सामान्य जो कैंडिडेट है, जो तैयारी करने वाले हैं, जब भी ये CET की परीक्षा होगी 30 दिन 45 दिन पढ़ के आराम से इसके अंदर जो योग्यता के लिए चाहिएंगे 40% 50%, वो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। भाई आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक सबका हिंदी इंग्लिश वगैरह सिलेबस दे दिया और 100 में से 50 नंबर लाने, नहीं ला सकते क्या? ला सकते हो आप डेफिनेटली, सिर्फ 30-45 दिन की तैयारी में। तो वो जो भीड़ है वो वैसी की वैसी रहने वाली है जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, लगभग हर व्यक्ति जो सीरियस तैयारी कर रहा है वो डेफिनेटली इसको क्रैक कर देगा। ओके, तो मुद्दा आएगा अल्टीमेटली जो कट ऑफ की लड़ाई होगी वापस यहीं आके अटकेगी। ठीक है, जो इसके अंदर सूरवीर होगा वही ऊपर जाएगा, वही एग्जाम को क्रैक करेगा। अब मैं कॉमर्स वालों को तो कह दूं, आपके लिए तो ये सुनहरा अवसर 1 दशक में एक बार आता है, पहले आया था अब आया है, और इससे बेटर नौकरी नहीं मिलेगी आपको ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे। तो चूकना ही मत, बिल्कुल डाइवर्ट होना ही मत तैयारी में। ना कोई आपको आंदोलन करना है, ना कोई, भले करो भले अपनी इच्छा, बट जो मैं सत्य है वो बता रहा हूँ, कटु सत्य क्या, कि एग्जाम होगा, ये वैसा का वैसा रहेगा, और ये एग्जाम देना है और इसी से आपकी नौकरी लगेगी। तो तैयारी बिल्कुल जारी रखें। 1 घंटा 1 मिनट भी अगर आप कोई दूसरी चीज के लिए सोच रहे हो तो आप सिर्फ अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। उस समय का इस्तेमाल करके आप 2 चीजों, बाकी लोग जहां CET के अंदर दिमाग लगा रहे हैं, उल्टा सीधा दिमाग में सोच रहे हैं, आप उनसे लीड ले सकते हो। वो 10 दिन 15 दिन अभी सोचेंगे, इंतजार करेंगे, हटेगा CET, ये होगा, क्लियरिटी आएगी तब पढ़ेंगे। अरे क्लियरिटी तो CET पे आएगी कि भाई चलो ये नहीं होगी, कोई आंदोलन हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो वैसी की वैसी रहेगी। तो लोग क्या करेंगे, इसके चक्कर में अभी इसको भूल रहे हैं, सब अपनी मूल तैयारी को सब भूल चुके हैं। आप अपनी मूल तैयारी को जारी रखें। ठीक है, जब भी CET होगा, महीना भर 1.5 महीना तो समय मिलेगा, नोटिफिकेशन ऐसा तो है नहीं आज निकाला कल एग्जाम, तो उसमें पास होने लायक नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। ना तो अभी सोचना है इसके बारे में, ना दिमाग लगाना है। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन एक काम करना, अच्छी सी किताबें लाके 30 दिन तक बढ़िया इसको पढ़ना और अच्छे अंकों के साथ इसको पास करना। ठीक है, 40-50% 60% इजीली बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, चिंता करने लायक कोई बात ही नहीं है ना, क्यों चिंता करनी। एक परीक्षा जरूर एक्स्ट्रा है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो तैयारी वैसे भी कर रहे हो आप, ये तैयारी वैसी रहेगी, तो तैयारी करते रहें, मस्त रहें। मुझे तो कोई इसमें मतलब ऐसा कुछ भी लोड लेने लायक बात चीज नहीं लगी। हाँ, ये एक लोड वाली बात है कि थोड़ी परीक्षाएं देरी हो सकती है या जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो तो जब परीक्षाएं होगी उसके बाद धीरे धीरे और क्लियरिटी आएगी। बट अभी के लिए सिंपल सी बात है, ये चीज़ हटने वाली है नहीं, और इसके अंदर अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सिर्फ इस एक परीक्षा की वजह से, तो सरकार को अगर लेनी होगी परीक्षा तो वो लेके ही रहेगी ये परीक्षा। तो इसके चक्कर में अभी सोच के इसकी तैयारी खराब ना करें। और अभी आप इसकी CET की तैयारी कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास सिलेबस ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आप सोच के भी क्या कर लोगे, मतलब ना तो आप इसकी तैयारी कर पा रहे हो और इसके सोचने के चक्कर में ये आपका और खराब हो रहा है। तो दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, अभी के लिए लागू है, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट है, कोई भरोसा नहीं है इनका। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज ये एड्रेस करेगा वीडियो। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया कि जो भी रेलेवेंट बातें थी इसको पढ़ें और साथ में पढ़ें और साथ में इसको समझें। ठीक है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और oneexam.in पे आपको कोर्स अवेलेबल है अपने लिए एग्जाम के पेपर 2 के लिए। कंप्लीट जो आपका पेपर 2 है
उसका कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स है, सभी सीए फैकल्टीज है, नेट जेआरएफ होल्डर टॉपर्स के द्वारा। दूसरा पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, हर सिलेबस के हर टॉपिक के लिए आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच करके आगे बढ़ सकते हो। जहां आपको लगे कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर मुझे मजा नहीं आया, कम है, तो आप और पढ़ सकते हो। बिल्कुल मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करके पढ़ सकते हो। और ज़्यादातर जो क्वेरीज आती है वो ऐसी आती है, सर इसमें थोड़ा और चाहिए हमें, इसमें तभी तो मज़ा आता है जब सिलेबस आप लेके बैठे हो, आपको बिल्कुल सिलेबस का पॉइंट वाइज याद है, बजाय इसकी कि जो आपको धक्का देके जैसे चला रहा है वैसे चलने के बजाय आप खुद पढ़ पाएंगे। फिर एमसीक्यू सीरीज भी है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट रिविजन्स। आप यकीन मानिए इन क्लासेस से बेटर क्लासेस कुछ नहीं होगी। आप जब देखेंगे इन्हें, अगर मैं आरएसआर करवाऊंगा तो आरएसआर के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है, डेट्स है, अमेंडमेंट्स है, सब कुछ इस रिवीजन के अंदर समरी जो है हम लोग तैयार करेंगे इतनी ज़बरदस्त तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये कोर्स कंप्लीट जो है 1699 में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर जो है वो कॉमन है, फैकल्टीज़ ने ज़्यादातर हिंदी में ही समझाया चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अपन नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा पीडीएफ नोट जो है वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में हिंदी में दे रखे हैं सारे। एमसीक्यू सीरीज बाइलैंग्वेल होगी, रिविजन्स में भी हिंदी को हम यूज़ करने वाले हैं, नोट्स को भी हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 1699 बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है। आप अगर कुछ ढंग की ग्रेजुएशन की 4 सब्जेक्ट की किताबें लाएंगे तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो इसके अंदर आपको 3 फैकल्टीज़ के द्वारा इतना बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ कोर्स जो आपका पेपर 2 जो है उसको आपकी स्ट्रेंथ बनाएगा। तो आप डेमो जो फोल्डर है अपने ऐप के अंदर oneexam.in ऐप नाम डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए 8233504084 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं या मेरे साथी फैकल्टीज़ या हमारे जो डील करते हैं उनमें से कोई आपको रिप्लाई करेगा और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।